हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन या फिर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका क्या है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसकी हम बात कर रहे थे और हमने प्रोसेस यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद समहाउ वीडियो कट हो गई, इसलिए मुझे दोबारा से यहाँ से आपको बताना पड़ रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार दोबारा से हम स्टेटमेंट कर लेते हैं फिर से। रोल्स लॉ क्या कहता है, किसके लिए? फॉर ए सॉल्यूशन हैविंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, रोल्स लॉ सेज दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एस किसके लिए? सॉल्यूशन के। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट। ए किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए होता है, तो बी ऑब्वियसली किसके लिए होगा? सॉल्वेंट के लिए होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर पी नॉट ऑफ मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड में लिया। उसके बाद वन में दोनों साइड लेस किया हमने, एक साइड करते तो दूसरी साइड करना ही होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी। वन में लेस किया यहाँ भी और वहाँ भी। उसके बाद हमने इसको एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब 1 माइनस एक्स ऑफ ए क्या लिख सकते हो आप? एक्स ऑफ बी लिख सकते हो। एक्स ए प्लस एक्स ऑफ बी किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल तो लिख सकते हो। यहाँ पर ये स्टेप ये था, तो यहाँ 1 की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, यहाँ से तो मैंने लिख दिया। हम बात कर रहे थे कि जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट बी से ज़्यादा, सॉल्यूट से ज़्यादा, तो हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को नियरली नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ये देखो, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया तो हमारा क्या बच गया? ये बच गया। उसके बाद हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये वाली चीज़ तो सेम रहेगी, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, किसके लिए? मोल्स की बात करें, मोल फ्रैक्शन है ये, तो मोल्स की बात करें, मोल्स किसकी? सॉल्यूट की। मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए लिखा मैंने, अब क्योंकि सॉल्वेंट नीचे है तो मैं नीचे से लिख देती हूँ। गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या था? आपका रोल्स लॉ था, किसके लिए? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए आपका ये रोल्स लॉ था। अब जैसे उसमें ग्राफ बना था, इसमें भी एक ग्राफ बनेगा। इसमें एक सीधा सा ग्राफ है, बस ऐसे बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर वेपर प्रेशर आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमारे उस वाले में भी क्या था? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन था, और वो वैसे क्या था? वेपर प्रेशर। तो ये रोल्स लॉ किसके लिए? ऐसा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। रोल्स लॉ में इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। कैसे स्पेशल केस कैसे बना? क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं हेनरी लॉ में और रोल्स लॉ में बहुत एक जैसा लगता है, सब कुछ एक जैसा ही है इसमें, बस इसमें किसका अंतर हो जाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। कैसे कहते हो? जब भी आप बात करते हो रोल्स लॉ की, आप एक कंपोनेंट की बात करते हो, किसी एक कंपोनेंट की, मतलब आप या तो सॉल्वेंट की बात करोगे या फिर किसकी बात करोगे? सॉल्यूट की बात करोगे, लेकिन है तो वो वॉलेटाइल ही, मतलब वॉलेटाइल कंपोनेंट की ही बात हो रही है। और जहाँ तक कि हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ हमारे कहाँ से आया था? जब हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, तब हमारा क्या आया था? हेनरी लॉ आया था। तो आप ये बात समझते हैं कि जो हेनरी लॉ है उसमें गैस इन लिक्विड की बात होती है, और रोल्स लॉ में लिक्विड इन लिक्विड की बात होती है। सिंपल। नेक्स्ट हम ये समझते हैं, आप इसमें भी बात कर रहे हैं वॉलेटाइल की, ये चीज इसमें कॉमन है कि इसमें हम बात करें वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए, और उसमें भी हम बात किसकी कर रहे हैं? वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। उसमें गैस की बात कर रहे थे, गैस का ही प्रेशर था, गैस का ही मोल फ्रैक्शन था उसमें, मतलब गैस क्या है? वॉलेटाइल, सीधी सी बात है, गैस तो अपने आप ही वॉलेटाइल है। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपोनेंट की। कंपोनेंट भी इसमें वो कंपोनेंट जो कि क्या है? वॉलेटाइल है। सिंपल। तो इसमें क्या था? partial vapor pressure of the component is directly proportional to the mole fraction of that component. और इसमें क्या है? vapor pressure of the, या फिर कह सकते हो pressure,
वेपर तो पहले से ही हो गया, इस प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर ही ले लो। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट या फिर वेपर प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अंतर ये है कि जब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ हटाती हूँ तो मैं क्या लगाऊंगी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये है इसमें कांस्टेंट, और उसमें कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है KH, जिसको आप क्या कहते हो, हेनरी कांस्टेंट कहते हो। और यहाँ कांस्टेंट क्या है आपका, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, कंपोनेंट का। सॉल्वेंट तो मैं लिख नहीं सकती क्योंकि यही बात सॉल्यूट के लिए भी लागू होगी, यही मैं x a की जगह b कर दूं, बात तो एक ही हो जाती। तो ये स्पेशल केस, आपको ये बताना है इन दोनों में चीजें कॉमन क्या है और इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये बात आपको बतानी होगी जब भी आप स्पेशल केस की बात कर रहे हो। क्या हेनरी लॉ का स्पेशल केस है रोल्स लॉ, उल्टा मत समझ लेना, हेनरी लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ, सॉरी, रोल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। सिंपल, क्लियर, बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी लॉजिक था, समझने में बहुत ही आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वेपर प्रेशर। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, सॉलिड्स इन लिक्विड, कि जब सॉलिड इन लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में होता है, मतलब सॉलिड एज ए सॉल्यूट और लिक्विड एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, उस केस में वेपर प्रेशर का कैसे रोल होता है। वेपर प्रेशर समझने के लिए आपको वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मैंने समझाया था। वॉलेटाइल जो कि क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है, वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल नहीं होता, भाप बन के नहीं उड़ता। तो वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉलेटिलिटी के ऊपर, मतलब वॉलेटाइल है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब दो केसेस लेते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर समझे, दो केसेस आपके पास मैंने दो बीकर दिखा रखे हैं। एक बीकर तो आपको क्या है, एक बीकर में मैंने क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट लिया है। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। और एक बीकर में मैंने क्या किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिया मैंने। जिस बीकर में मैंने आप बताया, जिस बीकर में प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, या फिर जिस बीकर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बहुत ही इजी सा है। आप एग्जांपल ले लें वाटर का, मान लीजिए आपने वाटर ले लिया, एक बीकर में वाटर ले लिया, पतीले में वाटर ले लो, पानी, फिर गैस जला दो। उसके बाद आप देखेंगे आपने एक ऐसा लिया और एक में आपने क्या किया, चीनी के साथ मिला दिया, चीनी के साथ मतलब पानी लिया और फिर उसको दूसरे वाले पे चढ़ा दिया। आप जब टेम्परेचर देंगे तो आप देखेंगे इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसमें वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, फिर उसमें वेपर ज़्यादा बन रहा है। साफ साफ दिखेगा आपको कि वाटर जल्दी बॉयल हो जाता है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। क्यों होगा ये वेपर प्रेशर लो और इसका ज़्यादा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को कोई हिंड्रेंस नहीं है, वो अकेला खुद का मालिक है, वो प्योर है, उसको किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है, वो आराम से क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और उसमें वेपर आसानी से बनेंगे और ज़्यादा एक्सटेंट पे बनेंगे, इसके कंपैरिजन इसमें ज़्यादा एक्सटेंट पे बनेंगे, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें साथ में दे रहे हैं तो सिर्फ सॉल्वेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेपर प्रेशर, only the solvent is responsible for making the vapor pressure in the solution. सॉलिड का तो कोई रोल ही नहीं है, सॉलिड क्या है, वॉलेटाइल नहीं है सॉलिड, क्योंकि वो सॉलिड है और लिक्विड ज़्यादा वॉलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है सारे बीच में, ये जो सॉल्यूट है ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं किसके वेपर प्रेशर बनाने में, सॉल्वेंट के। तो इसमें जो सॉल्यूट सॉल्वेंट की पार्टिकल्स है वो कम वेपर प्रेशर बनाएंगे, ये सॉल्वेंट है, वेपर
इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम वेपोराइज है, कम सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपोराइज होंगे, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें वेपोराइज कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट भी है, तो वो क्या कर रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है किसी वेपोराइज होने में। दो चीजें साथ में, इसमें ये अकेला है तो ये अपने आप वेपर बन जाता है। तो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट विच इज मिक्स्ड विद सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है। सेकेंड थिंग, जो वेपर प्रेशर है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। अगर आपके पास एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर नॉन वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। सीधी सी बात है, ऑब्वियसली इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। अब एक सॉल्यूशन ऐसा ले लो जिसमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं। एक में तो क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को दोनों वेपराइज है, मतलब दोनों को दोनों क्या है, वॉलेटाइल है। और दूसरे में हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक और जगह ले लिया, लेकिन उसमें जो सॉल्यूट है वो वॉलेटाइल नहीं है, वो नॉन वॉलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर पहले वाले का? ऑब्वियसली पहले का ज़्यादा होगा। पहले का ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि दोनों का दोनों वॉलेटाइल है, दोनों वॉलेटाइल होंगे, दोनों वेपराइज होंगे। लेकिन सेकेंड केस में सॉल्यूट वेपराइज नहीं होगा, इस केस की तरह सॉल्वेंट वेपराइज होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब एक छोटी सी टर्म थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बहुत लाइन से क्लियर है। रिलेटिव लोअरिंग मतलब कम होना, किसमें, वेपर प्रेशर में कमी आना। वो क्या होता है? तो वो क्या होता है, एट ए टेम्परेचर किसी भी नॉन, ऐसे कोई भी आपने सॉल्यूशन लिया उसमें नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है कोई भी एक, तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है किसके इक्वल हो जाता है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। बहुत ही एक लाइन का दो लाइन का तो था ही, और इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं थी इसकी। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो उसमें हम आइडियल और नॉन आइडियल हमारा टॉपिक रहेगा, पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा, हम उसको करेंगे। यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ा है इसे लाइन टू लाइन अपने एनसीईआरटी से रीड करें, उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन करके देखें ताकि आपको पता चले कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, दैट इज मस्ट। और एक शेड्यूल बना के आप कर सकते हैं, रख सकते हैं, जैसे कि आपने पूरा एक चैप्टर जब पढ़ लिया तो ये जरूरी नहीं है कि नोट्स आपको बनवाया जाए, होता भी है कई स्कूलों में नोट्स बनवाए जाते हैं हाथों से, तो वो भी अच्छा है, वो भी आप कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप अपना भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कि आपने क्या किया कि एक चैप्टर को पढ़ लिया, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर चैप्टर को ही ले लो, पूरे को पढ़ लिया और फिर खुद उसके नोट्स बनाने देखें, नोट्स खुद बना के देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप आंसर्स ठीक से लिख पा रहे हैं, आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं। वैसे भी आप करके देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।